Hello, good morning, and welcome to all my dear learners in the platform of the Pinnacle Academy with me, Aniket. As per the guidelines of the NCERT syllabus, we have about 9 chapters in English एंड हम लोगों को जो ये 9 चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के एंड में एक पोइट्री पढ़ने को मिलता है। तो हम लोग उसी पोइट्री के आधार पर आगे बढ़ेंगे, यानी कि पोइट्री से ही शुरुआत करेंगे चैप्टर्स की। और सबसे पहला जो चैप्टर है पोइट्री में वो है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा जो चैप्टर है हमारा पोइट्री में वो है फायर एंड आइस, जो दोनों ही पोम लिखा गया है अबाउट बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस टाइटल को देखते हैं और उस टाइटल के जो भी पोइट हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कहने का मतलब इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो वो होता है बर्फ का धूल, यानी कि डस्ट मतलब होता है धूल और स्नो मतलब होता है बर्फ, तो बर्फ का धूल। लेकिन बर्फ के धूल से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये पोएट्री बहुत छोटा सा सिंपल सा पोएट्री है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कवि इस कविता के, वो कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे और कैसे कवि थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबाउट पोएट। तो पोएट जो थे वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग कि इनका जो पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। वॉज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन पोएट थे, यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। His works were published in USA after published in England because of the depiction of rural New England in his poems. तो देखिए यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, यूएस और इंग्लैंड, और यहाँ पे न्यू इंग्लैंड का जिक्र किया गया है। तो वैसे तो अगर आप देखें यहाँ पे तो जो लिखा हुआ है कि इनका जो जन्म था, यानी कि ये अमेरिका के पोएट थे। अब अमेरिका का पोएट है तो सबसे पहले इनका वर्क तो अमेरिका में पोएट होना पब्लिश होना चाहिए ना। लेकिन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि उनका जो वर्क था वो यूएसए में, यानी कि अमेरिका में पब्लिश तो होता था, लेकिन अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश होता था। अब इंग्लैंड में पब्लिश होने का रीजन क्या था, आइए देखते हैं। बिकॉज ऑफ द डिपिक्शन ऑफ रूरल न्यू इंग्लैंड इन हिज पोम्स। रूरल न्यू इंग्लैंड, रूरल मतलब होता है गांव वाला क्षेत्र, यानी देहाती क्षेत्र। तो न्यू इंग्लैंड के देहाती क्षेत्र यानी कि गांव वाले क्षेत्रों का ज्यादा डिपिक्शन मिलता था इनकी कविताओं में, इसीलिए सबसे पहले इंग्लैंड में पब्लिश होता था, उसके बाद अमेरिका में पब्लिश होता था। अब आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यू इंग्लैंड का मतलब क्या होता है। देखिए एक्चुअली न्यू इंग्लैंड एक प्लेस है जो कि अमेरिका में ही है, वो इंग्लैंड में नहीं है, ये अमेरिका में ही है। और आप देखेंगे तो ईस्टर्न अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ईस्टर्न अमेरिका में पड़ता है ये रूरल न्यू इंग्लैंड, और वहां के देहाती क्षेत्रों का जिक्र रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने अपने कविताओं में ज्यादातर किया है, जिसके कारण से इनकी कविताएं सबसे पहले इंग्लैंड में पब्लिश होती थी, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों से मिलता जुलता वहां का जो हाव भाव वेशभूषा है, उस तरह का देहाती क्षेत्र यानी कि गांव वाला क्षेत्र जो वहां पे प्रदर्शित करते थे अपनी कविताओं में, उसके कारण से वो सबसे पहले अपनी कविताओं को पब्लिश इंग्लैंड में कराते थे। अब आइए देखते हैं इनका जो जन्म था कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्न 26 March 1874 San Francisco, California, USA. So he was generally from America. Because of his born on 26 March 1874, he was born on 26 March 1874 in San Francisco. तो सैन फ्रांसिस्को जो है एक नगर है जो कि अमेरिका में है, जो कैलिफोर्निया के अंदर में आता है, और कैलिफोर्निया जो है वो एक स्टेट के जैसा है जो कि अमेरिका के अंडर में आता है। अगला इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 29 जनवरी 1963 में, यानी कि 29 जनवरी 1963 में इनकी मौत हुई थी। वो हुई थी बोस्टन मैसाचुसेट्स यूएसए में, यानी कि बोस्टन मैसाचुसेट्स के अंदर में आता है और मैसाचुसेट्स यूएसए के अंदर में आता है। यानी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके 50 स्टेट्स हैं, उन 50 स्टेट्स में से आपका कैलिफोर्निया आता है, मैसाचुसेट्स आता है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर के एक बड़ा सा गणराज्य का निर्माण करते हैं। इनको अवार्ड भी मिला था, तो वो अवार्ड मिला था
पुलित्जर अवार्ड फॉर लिटरेचर। तो इनको लिटरेचर के लिए, यानी कि कवि वगैरह, कवि तो थे ही, ये कविता बहुत सारे लिखते थे, तो उनके लिए इनको लिटरेचर में पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। अब ये देखिए, पुलित्जर अवार्ड जो है वो आपको जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है, और ऑनलाइन मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्षेत्र में, ठीक है, म्यूजिक के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो ये सब काम अगर आप करते हैं तो आपको पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और ये काफी बड़ा अवार्ड होता है। ये पुलित्जर अवार्ड जो है वो जोसेफ पुलित्जर के द्वारा 1917 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, 1917 में जोसेफ पुलित्जर के द्वारा। और जोसेफ पुलित्जर जो थे वो खुद एक जर्नलिस्ट थे, यानी कि पत्रकार थे। सो आइए अब हम लोग देखते हैं कविता के बारे में कि कविता हमें क्या बता रही है और क्या लेसन देती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अब हम लोग पोइट्री की ओर आगे बढ़ते हैं, तो पोइट्री हम लोग देखते हैं कि पोम को किस तरीके से रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पोम को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, द वे ए क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had read। तो यहाँ पे इस कविता को आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द वे ए क्रो swooped down on me। इस कविता में कवि ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र किया है, ठीक है, और उसमें से एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है यहाँ पे ये क्रो, ये कौवा, ठीक है। ये जो कौवा है इस कविता में जिक्र किया गया है। बोला क्या जा रहा है कि द वे ए क्रो swooped down on me, यानी कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर डाल को हिला करके गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिराया? तो बर्फ का धूल, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने टाइटल में देखा है। तो जिस तरीके से कौवे ने डाल को हिला करके मेरे ऊपर बर्फ का धूल गिराया फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। किस पेड़ से? तो हेमलॉक के पेड़ से। अब आइए हेमलॉक के ट्री के बारे में आपको बताता हूं मैं। हेमलॉक का जो ट्री है वो क्या है, इसके बारे में बायोलॉजी में जो जिक्र है, कोनियम मैकुलेटम इज नोन एज ए पॉइजनस ट्री और पॉइजन हेमलॉक। तो कोनियम मैकुलेटम के नाम से इसको बायोलॉजी में जाना जाता है, जिसको हम लोग हेमलॉक ट्री के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हेमलॉक ट्री है वो मेनली आपका सदर्न यूरोप, ठीक है, और आपका नदर्न अफ्रीका में पाया जाता है। सदर्न यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका, एशिया के भी कुछ कुछ पार्ट्स में पाया जाता है, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द वे ए क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। तो जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री के डाल को हिला करके मेरे ऊपर बर्फ का धूल गिराया, has given my heart a change of mood, जो कि मेरा हृदय परिवर्तित कर देता है। ये जो बर्फ का धूल हेमलॉक के ट्री के ऊपर से एक कौवे के द्वारा गिराया जाता है ना, वो इनका हार्ट क्या बोलता है, इनके हृदय में परिवर्तन ले आता है और इनका मूड चेंज हो जाता है, इनके दिल में लग जाता है वो बर्फ का धूल और इनके मूड में चेंज आ जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। और उस मूड के चेंज होने से मात्र केवल उनका जो बाकी के दिन का जो समय था वो बर्बाद होने से बच गया। अब देखिए, डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री में थोड़ा सा कुछ सिमिलैरिटी है। हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है, लेकिन उस पेड़ का जो फूल होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब उस पेड़, वो जो पेड़ होता है ना, वो काफी ज्यादा मोटा या बहुत बड़ा नहीं होता है, ज्यादा हेवी भी नहीं होता है, वो पतला सा, लंबा सा और बड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बोल सकते हैं कि एक पेड़ के जैसा होता है। तो उसमें सफेद कलर का फूल खिलता है, नो डाउट कि और भी कलर के फूल खिलते हैं उसमें, लेकिन सफेद कलर का फूल होता है और बर्फ का जो कलर होता है वो भी सफेद कलर का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कौवा जब हेमलॉक ट्री पर बैठता है तो हेमलॉक ट्री में खिला हुआ सफेद कलर का फूल वो झड़ता है और पोइट के ऊपर गिरता है, यानी कि वो पॉइजनस फूल पोइट के ऊपर गिरता है और वो उनके दिल को छू जाता है
और जब उसके दिल को छू जाता है वो फूल, तो उनके मूड में चेंज आ जाता है, और उस मूड के चेंज होने से मात्र केवल उनका जो बाकी का दिन का जो समय था वो बर्बाद होने से बच गया। दूसरा जो हम यहाँ पे जहाँ समझ सकते हैं कि वो पेड़ जो है, उस पेड़ में बर्फ जमा हुआ है, और जब कौवा अगर उसमें बैठता है तो कौवा उस पर बैठता है, जैसे ही पैर रखता है तो वो बर्फ जो है वो फिसल करके पोइट के ऊपर गिरता है। ठीक है, तो ये दो तरीका हो गया हमें समझने का, लेकिन दोनों ही तरीके में हम क्या समझ पा रहे हैं, एक तो माइन वे हो गया कि हेमलॉक ट्री का फूल, और एक पोइट का वे हो गया कि डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का धूल। दोनों ही तरीके में यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि पोइट का मूड चेंज हो जाता है, यानी कि हृदय परिवर्तित हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा और कुछ मैं आपको इसमें बता दूं। हाँ, यहाँ पे जो कविता को लिखा गया है ये 8 लाइन में लिखा गया है। ये 4-4 लाइन का दो स्टांजा है। ठीक है, और ये 4-4 लाइनों में से आपका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है हेमलॉक ट्री। और दूसरा जो यहाँ पे मैंने आपको दिया है रोइड। रोइड मतलब होता है रिमोर्स करना। रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप करना। ठीक है, और फिर डे आई हैड रोइड। रोइड दैट मीन्स कि पश्चाताप करना, पछतावा करना या अफसोस करना। अफसोस करना। ठीक है, तो बाकी के दिन का जो समय था वो बर्बाद होने से बच गया। अब देखिए क्या है कहानी इसका कि पोएट का मूड जो था वो बहुत खराब था, और वो रास्ते से कहीं जा रहे थे। अब हमारा मूड जिस तरीके से खराब होता है, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से हमारा मूड किसी कारणवश चेंज हो जाता है। हो सकता है कोई दोस्त मिला या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि पोएट जो है वो रास्ते में जा रहे होते हैं। अब जब जा रहे होते हैं तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे। हेमलॉक ट्री के नीचे से जैसे ही गुजरते हैं, वहां पे एक काले कलर का कौवा आकर के उस पेड़ की डाल पर बैठता है, और उस पेड़ की डाल पर बैठने से कौवे के वहां पे जो बर्फ जमा हुआ रहता है, वो बर्फ धूल के रूप में उनके ऊपर, पोइट के ऊपर गिरता है। और वैसे जैसे ही गिरता है वैसे ही पोइट का मूड चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाते हैं, और बाकी के दिन के बारे में वो बोलते हैं कि मेरा बाकी का जो दिन के समय था बर्बाद होने से बच गया। थोड़ा तो समय कुछ बर्बाद हुआ, लेकिन कुछ समय जो बचा हुआ था उसमें मैं कुछ अच्छा कर सकूं, उसके लिए उन्होंने ये कौवा को और ये हेमलॉक ट्री को धन्यवाद दिया। अब देखिए यहाँ पे दो वे है। एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौवा का इस्तेमाल किया गया है, दूसरा हेमलॉक ट्री। जहर, पॉइजन, जिसको खाने से हम मर सकते हैं, और दूसरा कौवा। कौवा को हम अपशकुन पक्षी के रूप में मानते हैं। अपशकुन पक्षी क्यों और कैसे? तो आप देखे होंगे कि हमारे लोकेलिटी में कभी भी कोई कौवा आकर के काऊ काऊ करने लगा तो क्या बोलते हैं, अब देखो कोई आने वाला है। कोई आने वाला है कहने का मतलब है कि हम परेशान होने वाले हैं। और कौवा को कभी भी एक अच्छे पक्षी के रूप में नहीं देखा गया है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, दूसरा हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस ट्री दैट मीन्स कि वो पेड़ जो है जहरीला पेड़ है। अब वो जहरीला पेड़ अगर उसके जहर को हम लोग सेवन करते हैं तो हम तो मरेंगे ही मरेंगे ना। लेकिन उस दोनों ही बुरे तत्वों का इस्तेमाल करके ये कौवा जो हमारे सोसाइटी में बुरा तत्व के रूप में माना जाता है, बुरा पक्षी के रूप में माना जाता है, और ये हेमलॉक ट्री जो कि बुरा तो है ही, लेकिन इन दो बुरे चीजों से पोएट हमें कुछ अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी चीज क्या है? तो पोएट का जिस तरीके से मूड चेंज हो जाता है, ठीक है, उस तरीके से हमारा भी मूड चेंज हो सकता है। हम लोग भी बहुत सारे कंजर्वेटिव थॉट्स रखते हैं, तो वैसी रूढ़िवादी भावनाओं में बह करके, रूढ़िवादी विचारों में बह करके हम लोग अपनी सोसाइटी में बहुत सारे बुरे काम करते हैं। जैसे रास्ते से बिल्ली पार हो रहा है, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते से बिल्ली पार हो गया तो अरे हमको पार नहीं होना है, लेकिन हमें काम इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है, जाना जरूरी है, लेकिन हम जा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली रास्ता काट दिया है, अब सकून हो जाएगा, हो सकता है आगे चल करके मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पे सोचते हैं कि अगर मेरा ऐसा एक्सीडेंट होगा तो होगा ही होगा, लेकिन अगर वहीं पे आप सोच करके जाते हैं कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं अच्छे से इंटरव्यू दे करके आऊंगा, मैं अच्छे से अपना काम करके आऊंगा, तो अच्छे से आप करके आएंगे। बोला जाता है ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अगला जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इस कविता की जो क्वेश्चन आंसर है वो काफी ज्यादा लंबी नहीं है और काफी ज्यादा बड़ी भी नहीं है।
मैं आप लोगों को कविता का सारा क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर लेंगे, सारा क्वेश्चन आंसर, सारा का सारा पोइट्री जो भी आपको समझना है, जानना है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। और आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और आपको आगे क्या जानना है, क्या पढ़ना है, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछें, कमेंट के माध्यम से जुड़ें, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से इसको डील कर पाऊँ। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर लर्नर्स, कि आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। सो थैंक यू।